दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और उनके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स, भारत के संविधान के अंतर्गत जब हमने संविधान अपना 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को, आई एम रिपीटिंग, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, 26 नवंबर 1949 जब हमने संविधान अपना अडॉप्ट किया था, उस समय हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। अभी एट प्रेजेंट हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ दी गई हैं? 12। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप 8 बताओगे, और अगर पूछा जाए एट प्रेजेंट कितनी अनुसूचियाँ हैं तो वो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखते हैं प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है और बाकी की अनुसूची में क्या दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची जो है वो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हमें बताती है। यूनियन और उसके स्टेट्स के बारे में हमें प्रथम अनुसूची बताती है। वो क्या कहती है, हमारे इस टाइम जो राज्य हैं देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में प्रथम अनुसूची में दिया गया है। तो ये ध्यान देने की चीज़ है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन के बारे में। पदाधिकारी मीन्स ऑफिशियल्स, भारतीय संघ के जो ऑफिशियल्स हैं जैसे राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, उनको क्या क्या वेतन मिलेगा उसके बारे में हमें दूसरी अनुसूची बताती है। अब आते हैं दोस्तों तीसरी अनुसूची पे। तीसरी अनुसूची क्या कहती है, भारतीय संघ के जो पदाधिकारी हैं अर्थात ऑफिशियल्स हैं, उनकी शपथ और प्रतिज्ञान मीन्स ओथ और एफर्मेशन का जो प्रारूप है उसके बारे में हमें तीसरी अनुसूची बताती है। तो इस फॉर्मेट में जो शपथ और प्रतिज्ञान लेते हैं वो कुछ मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। संघ के मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, कैग है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। कह सकते हैं यूनियन मिनिस्टर्स हुए, स्टेट मिनिस्टर्स हुए, पार्लियामेंट के मेंबर्स हुए, तो उनकी शपथ और एफर्मेशन, ओथ और एफर्मेशन के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। अब दोस्तों लेते हैं हम चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मीन्स सीटों का आवंटन। जो हमारे राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं, 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं, यह संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो उनका राज्यसभा में मीन्स अपर हाउस, हमारे 2 हाउस हैं, एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस। लोअर हाउस मीन्स लोकसभा और अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। तो राज्यसभा में उनका क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा, वहाँ से जो सीटों का कितनी राज्यसभा में रहेंगी किसी भी राज्य की और संघ राज्य क्षेत्र की, वो चौथी अनुसूची में बताया गया है। अब है दोस्तों पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न। नोट करने की चीज़ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न मीन्स एक तरह से कह सकते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जो राज्य हैं अलग, इन चारों से अलग उनके जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में ये प्रोविजंस करती है पांचवी अनुसूची। तो नोट करने की चीज़ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से जो भिन्न राज्य हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल कैसे होगा उसके बारे में प्रोविजंस जो है वो इस पांचवी अनुसूची में दिए गए हैं। छठवीं अनुसूची क्या कहती है, अगेन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं, उनके प्रशासन के बारे में ये बताती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये छठवीं अनुसूची हमें बताती है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, छठवीं अनुसूची और पांचवी अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची में कोई भी अलग से रख देगा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इनमें से कौन सा नहीं है जो छठवीं अनुसूची लागू करती है। तो छठवीं अनुसूची में फिर आप मणिपुर को अनटिक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या कहती है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये सातवीं अनुसूची बताती है। उसके अंतर्गत भी 3 सूची दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उनके ऊपर संघ सूची है तो उस पर सेंटर कानून बना सकता है, राज्य सूची है तो उस पर राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची है तो उस पर दोनों ही केंद्र मीन्स सेंटर और
राज्य स्टेट्स कानून बना सकते हैं। तो मैंने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कुछ इंपॉर्टेंट विषय रखे हैं जिन पे कानून बना सकते हैं वो, तो ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान रखना। जैसे संघ सूची में 98 विषय हैं गणना की दृष्टि से देखा जाए, अगर हम काउंट करें, वैसे 97 विषय थे इसके अंदर। तो जनगणना, रक्षा, शेयर बाजार, डाक बचत बैंक, बैंकिंग एंड बीमा, ये कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जिसके ऊपर संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं 98, उनमें से ये मैंने लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं। पूछ लेगा डाक बचत बैंक किसका विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, तो आपको संघ सूची पे टिक करना है। राज्य सूची 59 विषय एट प्रेजेंट में, वैसे 66 विषय थे इसके अंतर्गत। जो इससे जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं कि लोक स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत या संघ सूची के अंतर्गत, तो आप टिक करना है राज्य सूची। ऐसे प्रति व्यक्ति कर, ऐसे रेलवे पुलिस, भूमि सुधार, पुलिस और कृषि। समवर्ती सूची इसके अंतर्गत 52 विषय हैं एट प्रेजेंट अगर देखा जाए, वैसे 47 विषय इसके अंतर्गत थे। तो समवर्ती सूची में क्या आता है आपका, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, विद्युत और आर्थिक नियोजन। अगर देखा जाए दोस्तों, जो ध्यान रखने की जो चीज़ है, शिक्षा और जो वन थे वो पहले राज्य सूची के विषय थे। इसको केंद्र और राज्य दोनों का महत्व देखते हुए कि भाई केंद्र भी इसके ऊपर कानून बना सके और राज्य भी कानून बना सके, तो इन दोनों को, शिक्षा और वन को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, नोट रखना 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन दोनों को क्या किया, समवर्ती सूची में डाला गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अब 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों मैंने बताया था 8 अनुसूचियाँ जो थीं 8 तक, वो 26 नवंबर 1949 को जो हमने संविधान अडॉप्ट किया था तब 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 जोड़ी गई। जो बाद में जो 4 जोड़ी गई वो ये हैं 9वीं से 12वीं। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची क्या कहती है, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। कहने का मतलब है सर्टेन एक्ट्स एंड जो रेगुलेशंस हैं उनका वैलिडेशन कैसे करोगे। इंग्लिश में वैलिडेशन मीन्स वैलिडेट, एक तरह से वैलिडेट करना जो भी आपने एक्ट्स एंड रेगुलेशंस लगाए। तो ये 9वीं अनुसूची कब लाई गई, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। फर्स्ट अमेंडमेंट जो संविधान में हुआ वो 9वीं अनुसूची के लिए हुआ। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में। तो इसके अंतर्गत 31 ख और 31 ख, 31 क और 31 ख कुछ जोड़े गए। उसमें क्या लिखा गया कि इसमें लिखा गया कि भाई इसके अंतर्गत जो भाग 3 के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, जो प्रदत्त अधिकार हैं, वो 31 ख और 31 ख में जो चीज़ें दी गई हैं उनका वायलेशन नहीं कर सकते। मतलब उनका न्यायालय वो उन अधिकारों से असंगत हैं। वो इस तरह से शून्य घोषित नहीं हो सकते जो इस अनुसूची में और 31 ख और 31 ख में जोड़े गए, कि वो इनका विरोध करते हैं एक तरह से मूल अधिकारों का। कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस 9वीं अनुसूची में रखे गए फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, ये इसलिए लाई गई थी कि जो भूमि सुधार और जो जमींदारी प्रथा पहले जो चली आ रही थी, तो उसको ख़त्म करना था सरकार को। तो अगर वो इस 31 ख और 31 ख में इसलिए उन प्रोविजंस को रखा गया कानून बना के कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय, जो भी न्यायालय है, उसकी वो समीक्षा नहीं कर सकते इस आधार पे कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कहने का मतलब है ये है। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट तो हो गया। अब बात आती है कि भाई ऐसे बहुत से कानून हो गए। अब क्या, केंद्र सरकार की लिस्ट बहुत लंबी हो गई। 282 ऐसे कानून ला दिए जो 9वीं अनुसूची के तहत लाए गए। 282 कानून, 282 प्रोविजंस हो गए, एक तरह से 282 हो गए अभी तक देखा जाए। तो इससे तो बहुत बड़ी हो गई चीज़ें। तो उसमें क्या हुआ, 2007 में एक केस आता है। 2007 में एक आई.आर. कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य का एक केस है 2007 का। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया कि भाई आप ये जो 282 की लिस्ट आपने इसमें जोड़ दी है, ये सब न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत आएंगे।
आप ये नहीं कह सकते कि 31 के और 31 ख में हमने प्रोविजंस दिए हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, या उल्लंघन भी करेंगे तो ये उसके दायरे से बाहर रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्णय दिया कि इनकी भी समीक्षा हो सकती है, इनकी भी समीक्षा न्यायालय कर सकता है। तो ये हो गया। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है 2007 का IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य, जिसमें न्यायालय ने कहा कि 9वीं सूची के अंतर्गत, अनुसूची के अंतर्गत जो भी चीज़ें रखी गई हैं उनकी न्यायालय समीक्षा कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था कि न्यायालय समीक्षा करे। अब आती है 10वीं अनुसूची। ये क्या कहती है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। मतलब इसमें जो दल परिवर्तन है, बहुत से सांसद हुए या विधायक हुए, वो एक दल से दूसरे दल में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो उसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि भाई अगर वो ऐसे करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। मतलब निर्भरता मीन्स एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन उनका। तो इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया। तो ये 10वीं जो अनुसूची है वो कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो अनुसूची है ये जोड़ी गई। कब? 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें अगर देखा जाए तो 2003 का 91वां संविधान संशोधन और इसके बारे में काफ़ी बारीकी से डिटेल देता है। संविधान संशोधन 2003 ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में, जो 10वीं अनुसूची है। नेक्स्ट आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में उपबंध किया गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में उपबंध किए गए हैं। ये जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है ये 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वां व 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये अनुसूचियां जोड़ी गई। 11वीं 12वीं 1992 का है ये, कि भाई उनकी अथॉरिटी क्या रहेंगी, पावर्स क्या रहेंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी नगर पालिकाएँ और जो पंचायत हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों के बारे में, उनके पावर्स, उनकी अथॉरिटी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताती है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार मीन्स पावर्स, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताती है। अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत, पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय इसके अंतर्गत हैं और इसके अंतर्गत आते हैं 18 विषय दिए हुए हैं। पूछ लिया जाता है कि पंचायतों में 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो आप टिक कर सकते हो 29 विषय। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं नगर पालिकाओं के लिए? 18 विषय आते हैं। तो ये थी 12 अनुसूचियाँ जो संविधान में दी गई हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।